Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to chapter number 11, Managing Knowledge of the subject MIS, Management Information Systems. So, quickly going through the outline of the chapter. Basically, in this chapter, we will describe the role of knowledge management and knowledge management programs in the business. Knowledge management का जो role है और knowledge management के different programs जो होते हैं, starting के knowledge को acquire करना और उसको disseminate करना, उन सब पे हम बात करेंगे. लेकिन सबसे बढ़ के ये कि the importance of knowledge और knowledge management system किसी भी organization के लिए knowledge की क्या अहमियत है और knowledge management system की क्या अहमियत है. जैसे कि सब्जेक्ट से वाजे है, मैनेजिंग नॉलेज आपने आजकल देखा होगा कि जो बड़ी कंट्रीज हैं, यूरोपियन कंट्रीज इंक्लूडिंग और अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, कनाडा, चाइना, ये बेसिकली आजकल एक नॉलेज इकोनॉमी बन चुकी हैं. इनकी जो प्रोडक्ट्स हैं वो सब ये नहीं कि वो कोई चीज़ बेच रहे हैं, बल्कि वो अपने एक नॉलेज की बेस पे आगे बढ़ रहे हैं. उनका एक नॉलेज है, टेक्निकल नॉलेज है, उसकी बेस पे वो आगे जा रहे हैं. फॉर एग्जांपल, आईफोन के सीईओ से 5 ईयर्स पहले इंटरव्यू किया गया कि आप चाइना में क्यों प्रोडक्शन करते हैं, क्योंकि उन्होंने कहा कि चाइना में हम इसलिए प्रोडक्शन करते हैं, सिर्फ इसलिए नहीं कि वो चीप है, वो भी एक फैक्टर है, लेकिन इसलिए भी कि जो टूलिंग, नॉलेज, इंफॉर्मेशन और जो टूलिंग और जो लेवल ऑफ एक्सपर्टीज मैन्युफैक्चरिंग की चाइना के पास है, उसका दुनिया में कोई कंपटीशन नहीं है. तो ये कैसे पॉसिबल होता है? नॉलेज मैनेजमेंट के लिए, नॉलेज मैनेजमेंट की वजह से पॉसिबल होता है. और नॉलेज को गेन करके एक्सपर्ट्स जो है वो आगे बढ़ते हैं और कंपनीज को आगे लेकर जाते हैं, प्रॉफिटेबल बनाते हैं. इसी तरह आप कोई भी प्रोडक्ट उठा के देख लें, आईफोन को देख लें, तो आईफोन जो है वो विदाउट प्रॉपर नॉलेज और विदाउट एक्सपर्टीज पॉसिबल नहीं है. सोनी को देख लें, दुनिया की बेहतरीन किसी भी गाड़ी, जैपनीज गाड़ियों को देख लें, स्पेसएक्स को देख लें, जो टेस्ला का प्रोग्राम है, अगर उनके पास प्रॉपर नॉलेज नहीं होता और अगर उनके पास वो प्रॉब्लम सॉल्यूशन टेक्निक्स नहीं होती तो वो आज स्पेस पे ना जा सकते. बल्कि ना सिर्फ ये कि उनके पास वो टेक्निक्स थी, बल्कि उनके डिफरेंट फेलियर्स हुए. जैसे आपको पता होगा एलॉन मस्क जो था, उसके वो रॉकेट्स पहले फेल हुए, उसके बिलियन ऑफ डॉलर्स जितनी उसकी सेविंग्स थी सब की सब लग गई कंपनी में, लेकिन अपनी फेलियर से लर्न करके जो 5वां रॉकेट था वो सक्सेसफुल हुआ और आज दुनिया में बहुत सक्सेस के नाम से एलॉन मस्क और उसकी कंपनी टेस्ला जानी जाती है, और उसका स्पेशली स्पेस एक्स प्रोग्राम. आगे बढ़ते हैं. इसके बाद हम क्या करेंगे? डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ सिस्टम्स फॉर एंटरप्राइज वाइड मैनेजमेंट, नॉलेज मैनेजमेंट एंड हाउ दे प्रोवाइड वैल्यू फॉर द बिजनेस. ठीक है, वही बात होगी. डिस्क्राइब द मेजर टाइप्स ऑफ नॉलेज वर्क सिस्टम्स एंड हाउ दे प्रोवाइड वैल्यू फॉर फर्म्स. ठीक है. अच्छा, उसके बाद है डिस्क्राइब द बिजनेस बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग इंटेलिजेंट टेक्निक्स फॉर नॉलेज मैनेजमेंट. फिर हम देखेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करते हुए कंपनीज कैसे नॉलेज मैनेजमेंट को एफिशिएंट बनाती हैं और उसके बेनिफिट्स हासिल करती हैं. ये केस स्टडीज में आपके लिए रीडिंग असाइनमेंट्स छोड़ रहा हूँ. हर चैप्टर में केस स्टडीज हैं, ये हम ले रहे हैं MIS की बुक, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, जो लॉडन की बुक है, और एडिशन इसका 13 है. उसमें जो है केस स्टडीज हैं डिफरेंट. फर्स्ट केस स्टडी उसकी है कि एक डिजाइनिंग ड्रग वर्चुअली जो है इनइफेक्टिव एंड कॉम्प्लिकेटेड ड्रग डिस्कवरी प्रोसेस पहले था, और किस तरह उन्होंने नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम के जरिए और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को यूज करके अपने सिस्टम को एनहेंस किया और अच्छे रिजल्ट्स हासिल किए. ये आपने केस स्टडी देखनी है इसमें. अब फर्दर आगे बढ़ते हैं. तो फर्दर अगर आप देखेंगे तो आपको इसमें आइडिया होगा कि इस जो नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम्स है वो फास्टेस्ट ग्रोइंग एरियाज ऑफ सॉफ्टवेयर इन्वेस्टमेंट है. अच्छा, हम बात करें तो नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो फास्टेस्ट ग्रोइंग एरिया ऑफ द सॉफ्टवेयर इन्वेस्टमेंट है. क्यों? इसकी रीजन क्या है? ये ब्लाइंडली नहीं कहा गया, बल्कि 2013 की आई गेस ये स्लाइड्स हैं, 14 की. इसमें मेंशन है कि 37% ऑफ द यूएस लेबर फोर्स जो है वो डिपेंड करी नॉलेज और इंफॉर्मेशन वर्कर्स है. उस वक्त 37 थे, अब ये क्लोज टू 50% हो गए. और 45% ऑफ द यूएस जीडीपी नॉलेज और इंफॉर्मेशन सेक्टर वजह से है. 45% ऑफ द जीडीपी. और आप इसको कंपेयर कर लें थर्ड वर्ल्ड कंट्री से, स्पेशली पाकिस्तान से, तो हमारे पास कोई नॉलेज प्रोडक्ट्स नहीं है. इसके लिए मैंने थोड़ी सी रिसर्च की तो ऑब्वियसली एप्पल के जो इस वक्त शेयर थे वो $1300 का एक शेयर, एप्पल का $1300, जो कि तकरीबन आप समझ लें कि आजकल की प्राइस में डेढ़ पौने 2 लाख, सॉरी क्लोज टू 2 लाख रुपए का एक शेयर बन रहा है पाकिस्तानी. और जबकि फेसबुक के जो ऑनर की सिर्फ नेटवर्थ है वो बिलियंस में है. तो कंपनी की आई डोंट नो जो नेटवर्थ थी इलॉन मस्क की, सॉरी मार्क जकरबर्ग की, वो मेंशन थी कि $9 बिलियन है, वो भी गिर के $9 बिलियन हो गई है. इससे भी ये ज्यादा है. इसी तरह, और ये तो अमेरिकन एग्जांपल्स हो गई. मैंने पाकिस्तान में जब सर्च की, एफिनिटी एक कंपनी डेटा साइंस की, मैं आपको क्लास में भी उसकी एग्जांपल देता रहता हूँ. तो जो एफिनिटी है वो
सारी की सारी मेजोरिटी वो नॉलेज बेस्ड सिस्टम पे चल रही है, क्योंकि वो डेटा साइंस और एआई को यूज करती है। और एफिनिटी की जो वर्थ डिक्लेयर्ड वर्थ है लास्ट ईयर की, वो 1.6 बिलियन डॉलर है। 1.6 अरब डॉलर एक पाकिस्तानी कंपनी की वर्थ है, जो कि नॉलेज बेस्ड कंपनी में कुछ भी मैन्युफैक्चर नहीं कर रही, बल्कि सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है। आप थोड़ा सा करें तो ये बता रहे हैं कि सब्सटेंशियल पार्ट ऑफ फर्म स्टॉक मार्केट वैल्यू इज रिलेटेड टू इंटेंजिबल एसेट्स, जो कि अमेरिका में इंटेंजिबल एसेट्स हैं। जो नॉलेज आपका गूगल है, उसकी कोई ऐसा नहीं है कि कोई मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है अभी, बल्कि छोटी प्रोडक्ट्स कर भी रहा है, लेकिन ज्यादातर उसका इंटेंजिबल है, मार्केटिंग के जरिए कमा रहा है और अपने सॉफ्टवेयर के जरिए कमा रहे हैं। नॉलेज, ब्रांड्स, रेपुटेशन एंड यूनिक बिजनेस प्रोसेस के जरिए हासिल कर रहे हैं। वेल एग्जीक्यूटेड नॉलेज बेस्ड प्रोजेक्ट्स कैन प्रोड्यूस एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ऑब्वियसली इट्स ट्रू। नेक्स्ट पे जाते हैं। इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट डायमेंशंस ऑफ नॉलेज। तो इसके डायमेंशंस के, नॉलेज इज अ फर्म एसेट, ये फर्म का एसेट है, जैसे आपका एसेट है। आप क्या होता है, विद टाइम आप कहीं जाते हैं, आप पॉलिश होते हैं, इसी तरह नॉलेज भी है, वो फर्म का एसेट है। ये इंटेंजिबल है, मतलब मींस कि ये कहीं पे पड़ा हुआ नहीं है कि वहां से उठाया नॉलेज और किसी को दे दिया, बल्कि ये इंटेंजिबल है। जब ये इंटेंजिबल है तो इसको मैनेज करना और भी क्रिटिकल है, क्योंकि टेंजिबल चीजों को तो दिख रही होती है, आप मैनेज कर सकते हैं। इंटेंजिबल के लिए आपने काफी थिंकिंग करनी होगी, सिस्टम डिजाइन करना होगा। एक्सक्यूज मी। Creation of knowledge from data information requires organization resources as it is shared experiences network effect। अच्छा, इसमें क्या होता है, मैं आपको इस पूरे स्लाइड्स में कोशिश करूंगा कि पाकिस्तान टोबैको कंपनी की एग्जांपल लेके चलूं, जो पाकिस्तान में टोबैको का एक बड़ा ब्रांड है। मैं 2010 में मुझे एक्सपीरियंस हुआ था पाकिस्तान टोबैको कंपनी में काम का, प्रोजेक्ट्स का, इंटर्नशिप्स का। तो वहां पे उस वक्त उन्होंने मेंशन किया था कि हम 50 बिलियन रुपीज, तकरीबन 50 से 60 अरब रुपए पाकिस्तान में हम टैक्स पे करते हैं। दैट वाज इन 2010। अब आई डोंट नो, अब तो ये ऑब्वियसली क्लोज टू, इसमें से इजाफा हो गया होगा। तो आप ये देखें कि जो पाकिस्तान टोबैको कंपनी है, वो क्या कर रही है, वो यहाँ तक पहुंची अपने नॉलेज और एक्सपीरियंस की बेस पे। उसके वर्कर्स, उसके इंजीनियर्स ने, उसके साइंटिस्ट ने, उन्होंने वर्किंग की, और जो उन्होंने अपने फेलियर से सीखा, अपने फेलियर से सीख के वो अपना नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम उन्होंने एक इम्प्लेस किया हुआ है, सप्लाई चेन उन्होंने डिजाइन की हुई है, जिसकी बेस पे वो यहाँ तक पहुंचे हैं। जब मैं 2010 में था तो सप्लाई चेन के डॉक्यूमेंट्स वो इंटरनीज के साथ शेयर नहीं करते, लेकिन उन्होंने मेंशन किया कि हमें यहाँ तक पहुंचने में तकरीबन 15 से 20 साल लगे हैं, और अब हमारी सप्लाई चेन काफी इफेक्टिव है, और उसके वहाँ पे रिजल्ट्स आपको सामने आएंगे। क्योंकि इतना उन्होंने मेंशन नहीं किया ऑनलाइन, लेकिन इफ यू हैपन टू विजिट द फैक्ट्री, मैं थोड़ा खटक के प्लांट में उनके काम किया, तो आपको नजर आएगा कि भाई दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ केपी, में कहीं कहीं यूरोपियन प्लांट में आ गया। ऐसा उन्होंने मैनेज किया हुआ चीज़ों को, अपनी फैसिलिटीज़ को, अपने इंफॉर्मेशन को, और अपने प्रोसेसेस को एफिशिएंटली डिज़ाइन किया हुआ है। उसको मैं लेके चलूंगा साथ। नॉलेज हैज डिफरेंट फॉर्म्स, बड़ी फॉर्म्स होती है नॉलेज की। एक एक्सप्लिसिट होता है, एक्सप्लिसिट ये कि डॉक्यूमेंट्स में पढ़ा हुआ है, जैसे ये बुक की फॉर्म है। और एक टेसिट नॉलेज है, रिजाइडिंग इन द माइंड। जैसे मेरे पास जो नॉलेज है वो टेसिट है। फॉर एग्जांपल, मैं आपको पाकिस्तान टोबैको कंपनी के बारे में बताऊंगा, मैं आपको बर्कले यूनिवर्सिटी या सिलिकॉन वैली की एग्जांपल्स दूंगा इसमें, या डिफरेंट अपने एक्सपीरियंसेस की, जो मैंने ट्रैवलिंग के दौरान और लर्निंग के दौरान फुल ब्राइट एक्सपीरियंस में लिया, उसकी एग्जांपल्स दूंगा। वो टेस्टेड है, वो डॉक्यूमेंटेड नहीं है, बल्कि वो मेरे माइंड में है, उससे आप बेनिफिट हासिल कर सकते हैं। दो टाइप, एक्सप्लिसिट है, एक टेसिट है। तो एक्सप्लिसिट को तो मैनेज करना फिर भी ईजी है, लेकिन टेसिट को पहले एक्वायर करना, उसको रिट्रीव करना, फिर उसको प्रॉपरली डॉक्यूमेंट करना कि वो यूजेबल फॉर्म में हो, और उसको डिसमिनेट करना, ये दैट्स अ चैलेंज। उसके अलावा नॉलेज क्या होता है, नो हाउ होती है, कि आपको नो हाउ है किसी एरिया के बारे में, किसी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। यू हैव पीपल नो हाउ, कि ऑर्गेनाइजेशन में है तो किस तरह ऑर्गेनाइजेशन को लेकर चलना है, डिफरेंट लोगों को लेकर चलना है। उसके अलावा आपका क्राफ्ट एंड स्किल होता है, डिफरेंट स्किल्स है, वो आपके पास डिफरेंट नॉलेज है। हाउ टू फॉलो प्रोसीजर्स, इसका आपके पास नॉलेज होगा। नोइंग व्हाई थिंग्स हैपन एक्चुअली, कॉजलिटी, ये है कि आपको ये पता हो कि ये जो वर्किंग हो रही है, ये तो ऐसे हो रही है, हमें स्टार्ट में पता चलता है, लेकिन आपके पास एक तरह जाके विजडम आता है कि ये वर्किंग ऐसे क्यों हो रही है। ठीक है, जब आप वो वाई को तलाश करते हैं, तो उससे फिर फर्दर आप इम्प्रूव भी करते हैं। दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। Important dimensions of knowledge continue, knowledge as a location। yes, obviously knowledge की अपनी लोकेशन होती है, क्योंकि लोकेशन से यहाँ पे क्या मुराद, ये कॉग्निटिव इवेंट है, कॉग्निटिव रिलेटेड टू योर माइंड। तो या तो ये आपके माइंड में होगा, या किसी ऑर्गेनाइजेशन में होगा, और वहीं पे रेलिवेंट होगा, तो इसलिए कॉग्निटिव है। उसके बाद ये है कि वो सोशल एंड इंडिविजुअल बेसिस पे, सोशली भी नॉलेज एग्जिस्ट करता है सोसाइटीज का, और इंडिविजुअल भी होता है। ठीक है, नॉलेज इंडिविजुअली जो मेरा भी नॉलेज, और जिस सोसाइटी में मैं रहता हूँ, एक कलेक्टिव भी हमारा नॉलेज है। और जिस ऑर्गेनाइजेशन में मैं वर्किंग करता हूँ, वहां पे भी एक सोशली और ऑर्गेनाइजेशनल नॉलेज है। ये जो स्टिकी है नॉलेज, हार्ड टू मूव, ये इजीली नहीं है कि बस आपने मेरे माइंड के साथ कोई चीज क्लिक की, या कहीं डॉक्यूमेंट में आपने किया और किसी को डाउनलोड कर
पढ़ते हो तो पूरी बुक मेरे माइंड में आ गई, ये स्टिकी है, इट इज वेरी हार्ड टू मूव। सिचुएटेड, सिचुएटेड क्या है, एमनेस्ट इन्फॉर्म्स कल्चर, जैसे अब मैं पाकिस्तान टोबैको कंपनी जाऊंगा तो उसके कल्चर में उसका नॉलेज एम्बेड है, आप उसके कल्चर को एक्सपीरियंस करके काफी चीजें लर्न करेंगे फ्रॉम द कल्चर एज वेल। इसी तरह इसीलिए कहते हैं कि जब आप जाते हैं किसी और सोसाइटी में, यूरोपियन कंट्रीज में कहीं और, तो आप उनके कल्चर से भी लर्निंग करते हैं, क्योंकि बहुत सी चीजें उनके कल्चर में एम्बेड होती है, बुक्स में नहीं होती, लेकिन आप कल्चर को देख देख के सीख जाते हैं। जैसे अच्छी हैबिट्स हो गई, जैसे जापान की एग्जांपल्स हैं कि वहाँ पे लाइन में चीजें करना और स्टूडेंट्स को किस तरह सिखाया जाता है, तो इनडायरेक्ट ये जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है उसके जरिए जो लर्निंग हासिल करते हैं वो क्या है, सिचुएटेड नॉलेज है। कॉन्टेक्चुअल ये वर्क्स ओनली इन सर्टेन सिचुएशन, ये कॉन्टेक्चुअल भी होता है नॉलेज, जरूरी नहीं कि आपने एक क्वेश्चन सीख ली वो हर जगह वैसे यूनिवर्सली वैलिड तो होगी, लेकिन वो उस तरह हर जगह अप्लाई नहीं हो सकती, हो सकता है आपको डिफरेंट कॉम्बिनेशन में चीजों को चलाना पड़े। ठीक है। अच्छा, फिर नॉलेज इज सिचुएशनल, बिल्कुल कंडीशनल है, नोइंग व्हेन टू अप्लाई प्रोसीजर, आपको पता होना चाहिए कि किस वक्त कौन सा प्रोसीजर अप्लाई करना है। कॉन्टेक्चुअल भी है, नोइंग द सर्कमस्टांसेस टू यूज सर्टेन टूल्स, आपको ये पता होना चाहिए कि ये चीजें तो होती हैं लेकिन इस सर्कमस्टांस में ये टूल अप्लाई करना है, सर्कमस्टांस में ये टूल अप्लाई करना है। तो नॉलेज क्या है, वो सिचुएशनल भी है, कॉन्टेक्चुअल भी है, कॉन्टेक्स्ट कंडीशंस को भी देखता है, क्या कंडीशंस चल रही है और किस कॉन्टेक्स्ट में मैंने अप्लाई करना है, इन सब चीजों को देखना होगा आपने। अच्छा, अब ये फर्दर कहते हैं कि हमने यहाँ पीछे बात की कि डायमेंशंस ऑफ नॉलेज क्या हो गए, हमने देखा कि ये फर्म का एसेट है, इट हैज डिफरेंट फॉर्म्स, इसके डिफरेंट फॉर्म्स हैं, टेसिड भी है और एक्सप्लिसिट भी है, और इसकी लोकेशंस भी हैं और इसका सिचुएशन या कॉन्टेक्स्ट भी होता है। अब ये सब तो आ गई और ये बड़ा वर्सेटाइल है नॉलेज। अब क्या करेंगे कि टू ट्रांसफॉर्म द इंफॉर्मेशन इनटू नॉलेज फर्म मस्ट सॉरी firms must expend additional resources, discover patterns, rules, and context where knowledge works. ठीक है, तो अब ये देखना है कि फर्म्स ने डिफरेंट नॉलेज को ट्रांसफॉर्म कर, इंफॉर्मेशन हमारे पास आ गई डिफरेंट सोर्सेज, एक हमारे पास रॉ डेटा है, रॉ डेटा को रिफाइन किया तो वो बन गया क्या, इंफॉर्मेशन बन गई, फिर उस इंफॉर्मेशन को फर्दर रिफॉर्म किया और अप्लाई किया चीजों पे तो वो नॉलेज बन गया, और उस एप्लीकेशन के बेस पे आपको ये अगर पता चल गया कि ये इस प्रॉब्लम में सॉल्व होता है, कॉन्टेक्चुअली आप चीजों को अप्लाई कर सकें, तो वो आपका विजडम बन जाएगा। ठीक है, तो हमें उससे क्या करना है कि हमने रूल्स को और पैटर्न्स को हमने डिड्यूस करना है उस नॉलेज से, ये हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है। तो जब आप इसको डिड्यूस कर लेंगे तो आप विजडम आ जाएगा ऑर्गेनाइजेशंस के पास, और विजडम क्या चीज है, कलेक्टिव एंड इंडिविजुअल एक्सपीरियंस ऑफ अप्लाइंग नॉलेज टू सॉल्व कोई भी प्रॉब्लम्स आई, आपकी लाइफ की पर्सनल प्रॉब्लम्स हुई या आपकी प्रोफेशनल प्रॉब्लम्स हुई या सोशल प्रॉब्लम्स हुई, इनको आप क्या करेंगे, अपने नॉलेज को अप्लाई करके अगर इनको आपने सॉल्व कर दिया तो वो विजडम में कन्वर्ट हो जाएगा, और इट इन्वॉल्व्स वेयर व्हेन एंड हाउ टू अप्लाई द नॉलेज, ये एप्लीकेशंस होती हैं, इसको विजडम कहते हैं। और जब भी आप किसी सब्जेक्ट के एक्सपर्ट तब बनते हैं कि आप उस सब्जेक्ट का नॉलेज हासिल करके उसकी विजडम की स्टेज पे चले जाएं। पहले डेटा था, आपके पास इंफॉर्मेशन आई कि आपने फॉर एग्जांपल MIS थी, उसकी इंफॉर्मेशन आपके पास आ गई, उसमें आपने डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे अप्लाई किया तो आपके पास नॉलेज बढ़ गया, नॉलेज को फिर आपने डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में अप्लाई करते गए, एक्सपीरियंस गेन किया, उस एक्सपीरियंस के गेन करने पे आपको विजडम आ गई। अब वो जो विजडम है, आपने देखा होगा अक्सर लोग कंसल्टेंट बन जाते हैं या बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान टोबैको कंपनी, एक इंजीनियर गया स्टार्टिंग में, उसने 1 लाख 1.5 लाख से स्टार्ट किया और आफ्टर 5 ईयर्स 4 ईयर्स वो 5 लाख तक चला गया। क्या हुआ कि वो विजडम, वो अपने नॉलेज से एक्सपीरियंस बना के वो विजडम की स्टेज पे गया, और अब वो अपने नॉलेज को कैश कर सकता है, ही नोज और शी नोज द सिचुएशन, इस सिचुएशन पे इस नॉलेज को अप्लाई किया जा सकता है। तो जब तक आप विजडम की स्टेज में नहीं पहुंचेंगे तब तक आपकी अर्निंग्स नहीं हो सकती। इसीलिए अक्सर लोग कहते हैं कि भाई इंजीनियरिंग कर लिया, सब्जेक्ट पढ़ लिया, इतना पढ़ लिया, लेकिन अभी तक कोई सही से जॉब नहीं मिली। क्यों? क्योंकि आपने डिफरेंट प्रोजेक्ट्स नहीं किए होते हैं। दैट्स व्हाई इफ यू फोकस्ड कि आप प्रोजेक्ट्स पे और जो हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस उस पर वर्किंग करें, फाइनल ईयर प्रोजेक्ट करें, उसका मकसद ये होता है कि आपके नॉलेज को विजडम में और एक्सपीरियंस में कन्वर्ट किया जाए तो आप कल को कैश कर सकें। और यही वो चीज होती है जिससे आपको कॉन्फिडेंस आता है। वंस यू कन्वर्ट योर नॉलेज इनटू wisdom and experience, it gives you confidence, it gives you confidence to discuss the things, it gives you confidence to solve the problem, and if you it gives you confidence to become a professional। ठीक है, तो जब आप ये स्टेज हासिल करते हैं तब आपकी अर्निंग्स शुरू हो जाती है, आपकी जॉब हो जाती है, आप कंसल्टेंट बन जाते हैं, सो ऑन। knowing how to do things effectively efficiently in ways मैं पॉइंटर ले लेता हूँ। knowing how to do things effectively and efficiently in ways others cannot duplicate is prime source of profit and competitive advantage। वही बात होगी कि आपको पता होगा भाई effectively and efficiently ये जो वर्क है, ये कोडिंग है या कोई टास्क है, सिस्टम डिप्लॉय करना है, इसको कैसे करना है, ये आपको competitive advantage देता है और सोर्स ऑफ प्रॉफिट देता है। फॉर एग्जांपल आईफोन की मैंने यहाँ पे एग्जांपल दी, या आप जो है माइक्रोसॉफ्ट की एग्जांपल्स दे सकते हैं, एंड सो ऑन। फॉर एग्जांपल हैविंग अ यूनिक बिल्ड टू ऑर्डर प्रोडक्शन सिस्टम, जैसे लास्ट केस स्टडी थी चैप्टर नंबर 6 के अंदर,
तो चैप्टर नंबर 6 में हमने देखा बिजनेस इंटेलिजेंस में कि जो एक सुजुकी मारुति कंपनी है इंडियन की, उन्होंने किस तरह अपना बिल्ड टू ऑर्डर सिस्टम ऑरेकल डेटाबेस के जरिए बनाया, डेटाबेस डेवलप किया और अपने नॉलेज को और इन्फॉर्मेशन को डिसमिनेट किया, जिसके जरिए वो कॉम्पिटिटिव एज पे गए और प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन बने। अब ये सारी चीजें तो हो गई, इसको हमने कन्वर्ट करना है। अब ये चीजें इंडिविजुअल लेवल पे तो सही, अब मैं एज अ खावर नहीं, मैंने लर्निंग कर ली, लेकिन मेरी ऑर्गेनाइजेशन को उससे तब फायदा होगा कि जब वो ऑर्गेनाइजेशनल लर्निंग में कन्वर्ट हो। क्यों? क्योंकि अगर मैं ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के चला जाऊँ या मैं दुनिया से चला जाऊँ, मेरा नॉलेज मेरे साथ ही चला जाएगा। लेकिन जो अच्छी ऑर्गेनाइजेशन होती है वो क्या करती हैं, ऑर्गेनाइजेशन जो है वो लर्निंग करती है। क्या प्रोसेस इन विच ऑर्गेनाइजेशंस लर्न, ऑर्गेनाइजेशंस की लर्निंग होती है। अब ऑर्गेनाइजेशन इटसेल्फ तो कुछ नहीं है, लेकिन वो एक इंटेंजिबल एक आपके पास ऑर्गेनाइजेशन है जो अपने इंजीनियर्स और साइंटिस्ट का नॉलेज जो है वो प्रॉपर्ली एक्वायर करती है और सिचुएशनल बेस डाल के अपने डेटाबेस में रख लेती है, ताकि फ्यूचर में जो यंग जनरेशन आए उसको बता दें कि वी हैव ऑलरेडी अचीव दिस लेवल, अब हमने इससे ऊपर जाना है। ठीक है, तो गेन एक्सपीरियंस थ्रू कलेक्शन ऑफ डेटा, मेजरमेंट, ट्रायल एरर एंड फीडबैक। फॉर एग्जांपल, मैंने आपको पाकिस्तान टोबैको कंपनी की एग्जांपल दी। पाकिस्तान टोबैको कंपनी जो है, अगर आप उनके मिशन स्टेटमेंट्स देखें तो वो कहते हैं कि फ्रॉम सीड टू स्मोक, सीड जहाँ पे वो बीज बोते हैं टोबैको के, वहां से लेके स्मोक आपके फाइनल एक्सपीरियंस तक, वो उनको हर चीज की वो लर्निंग करते हैं। और उनको ये भी ये पता होता है कि भाई ये सीड है, सीड की टाइप्स क्या है, किस जमीन में किस कहाँ पे इसको फर्टाइल होगी, यहाँ पे ग्रो करवाएं। फॉर्मर्स को भी वो लर्निंग में हेल्प करते हैं और उनको पे भी करते हैं, समटाइम्स पैकेज भी देते हैं, उनके साथ ग्रो करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर मुझे सीड के जरिए अच्छी प्रोडक्ट मिलेगी, तो रॉ मटेरियल मेरा अच्छा होगा, तो मेरा फाइनल प्रोडक्ट भी अच्छा और क्वालिटी का होगा। और अगर रॉ मटेरियल अच्छा नहीं है तो मैं जितना भी जोर लगा रहा हूँ प्रोसेस में, मैं वो लेवल अचीव नहीं करता। तो वो सीड पे फोकस करते हैं, फिर सप्लायर की सप्लाई चेन पे फोकस करते हैं। फिर जब उनको प्रोडक्ट मिल जाता है तो वो उस प्रोडक्ट को डिफरेंट स्टेजेस से गुजारते हैं। फॉर एग्जांपल, प्राइमरी मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में लेकर जाते हैं, पीएमडी सेकेंडरी मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट होता है, उससे पहले उनके ग्रीन लीफ थ्रेशिंग, जीएलटी एक डिपार्टमेंट है, फर्स्ट ग्रीन लीफ थ्रेशिंग की, जान लीफ की थ्रेशिंग होती है, डिफरेंट प्रोसेस होते हैं। फिर प्राइमरी मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में बुलाते हैं, जहाँ मैंने वर्किंग की, वो कंडीशनिंग करते हैं, टोबैको को फिर ड्राई करते हैं, उस फॉर्म में लेकर आते हैं कटिंग के बाद, फिर वो आगे लेकर जाते हैं जहाँ पे फाइनली सिगरेट मैन्युफैक्चर होता है अपने ओरिजिनल फॉर्म में, तो कस्टमर्स को मिलता है। अब ये इसको जो थर्ड उनका स्टेज है, फर्स्ट हो गया जीएलटी ग्रीन लीफ थ्रेशिंग, सेकंड हो गया प्राइमरी मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट, थर्ड उनका स्टेज हो गया एसएमडी सेकेंडरी मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट, जहाँ पे उनकी सिगरेट मैन्युफैक्चर होती है। और फिर वहां से वो उसको नहीं छोड़ते कि बस सिगरेट बन गई भाई हमारा काम खत्म, नहीं, ऐसा नहीं है। वो प्रॉपर्ली एक तो पूरी रॉ मटेरियल और वर्किंग इन प्रोसेस इन्वेंट्री को मैनेज करते हैं। फाइनली वो एसएमडी से अपने डिपोर्ट्स तक लाना, उसकी मैनेजमेंट करते हैं, फिर उसकी डिपोर्ट से डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स तक लेकर जाना और अपनी फोरकास्ट को मैनेज करना, फिर डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स से आगे तक पहुंचाना पूरे पाकिस्तान में। इस सब चीज को मैनेज करते हैं एफिशिएंट सप्लाई चेन। तो वो कहते हैं कि फ्रॉम सीड टू स्मोक एंड तक वो कस्टमर्स के साथ जो है वो, ताकि कस्टमर्स का को एक चीज भी प्रॉपर मिले, तो सप्लाई चेन में उनकी बचत भी हो, प्रॉफिटेबिलिटी भी उनकी बढ़े और लर्निंग भी हो। फॉर एग्जाम्पल, वहां पे जब मैं पाकिस्तान टोबैको कंपनी हेड ऑफिस गया 2010 में, तो वहां पे उस वक्त उनके इंजीनियर थे तलहा यजदानी, अगर मेरा नाम गलत नाम में ना ले रहा हूँ, नाम से सर जाते हैं। तो उन्होंने डिफरेंट क्वेश्चनिंग की, तो उस वक्त मैंने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पढ़ी हुई थी, आई वाज एबल टू आंसर इफेक्टिवली। तो वो बड़े खुश भी, उन्होंने कहा आपका कौन सा डिसिप्लिन है, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, उन्होंने फर्स्ट टाइम सुना था। वहां पे उन्होंने क्वेश्चन किया कि भाई हम टेट्रा पैक, हमने अपना सप्लायर रखा हो, टेट्रा पैक से हम पैकेजिंग वगैरह करवाते हैं, तो आप ये बताएं कि टेट्रा पैक से हम पैकेजिंग करवाते हैं, लेकिन हमने साथ में तो एक दो सप्लाई और भी रखे हुए हैं, इसकी क्या वजह है? तो उसकी वजह क्या थी, उन्होंने वहां पे एक्सप्लेन किया कि अगर खुदा ना खासा टेट्रा पैक किसी भी वजह से कोई फ्लड आ गया, कोई मसला हो गया, टेट्रा पैक बंद होता है, तो कंटिजेंसी प्लान हमने किया हो कि अल्टरनेट सप्लायर्स हमारे पास अवेलेबल हो। इसको क्या करते हैं, कंटिजेंसी प्लानिंग। तो ये क्या जो नॉलेज था वो सिर्फ तलहा साहब के माइंड में नहीं होगा, बल्कि वो ऑर्गेनाइजेशन लर्निंग एक्सपीरियंस बन चुका होगा कि भाई आपने कंटिजेंसी प्लान करना है। तो वो वहां पे क्या होता है, लोग क्वेश्चन करते हैं कि व्हाई वी आर डूइंग दिस थिंग। इवन वो ये भी कहते हैं कि व्हेन यू कम टू आवर प्लांट विद अ फ्रेश पेयर ऑफ आईज, डू क्वेश्चन अस, ये प्रोसेस ऐसा क्यों, ये प्रोसेस ऐसा क्यों, हम इसको कैसे इफेक्टिवली बेहतर बना सकते हैं, ताकि उससे हमारी भी लर्निंग हो। फिर क्या है कि एडजस्ट बिहेवियर टू रिफ्लेक्ट एक्सपीरियंस, क्रिएट न्यू बिजनेस प्रोसेसेस, चेंज पैटर्न ऑफ मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग। तो ऑर्गेनाइजेशन लर्निंग यही है। तो उन्होंने कहा पाकिस्तान टोबैको कंपनी आ रही है, फ्रेश पेयर ऑफ आईज से आप हर चीज को क्वेश्चन करें, ताकि हम अपने आप को क्रिटिकली एनालाइज करें और हम इम्प्रूव कर जाएं। ठीक है, अच्छा, ये तो मैं इंजीनियर्स के बता रहा हूँ। मेरे साथ उन्होंने एक अटेंडेंट, जो सप्लायर के बंदे होते हैं वो ऑफिशियली कंपनी के पेरोल पे नहीं होते, सप्लायर के पेरोल पे होते हैं। तो
मेरे साथ एक उन्होंने अटैच कर दिया, मेरे जहन से नाम भूल रहा है, वो मुझसे कनेक्टेड है फेसबुक पे भी। उनसे ऐसी में गुजर रहा था तो वो उनके पास एक वो था कार्ड सा था, मैंने कहीं पे वेस्ट पिक करना था, वो वेस्ट को मैंने मेजर करके काउंट करना था कि भाई कितना वेस्ट आ रहा है टाइम टू टाइम। मैं डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट्स कुछ रन करना चाह रहा था कि मैं डिफरेंट फैक्टर्स और लेवल्स को चेंज करूँ, हीट के और ह्यूमिडिटी के और टेम्परेचर के, तो कितना वेस्ट में कहाँ पे कमी या ज्यादा होती है, एनालिसिस और वेरिएंस मुझे करना था। उससे मैंने आज गपशप में पूछा पश्तो में कि भाई ये हम ऐसा क्यों करते हैं, जैसे पश्तो मैंने कहा दावा ले कहूँ, तो उन्होंने मुझे बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात बताई, मैं बड़ा हैरान हुआ। ही वाज हार्डली मेटिकुलेट। उन्होंने कहा पश्तो में पहले रिपीट, उन्होंने कहा कि दाम जका कहूँ वेस्ट मिनिमाइज छी, कि भाई हम ये इसलिए कर रहे हैं कि वेस्ट मिनिमाइज हो। आई वाज वेरी शॉक्ड यार, ये एक बंदा है, इसकी हार्डली मेट्रिकुलेट एजुकेशन है, लेकिन काइजान एक्सपीरियंस को इन्होंने इतना एम्बेड कर दिया काइजान को अपने अंदर, और वेस्ट मिनिमाइजेशन को, कि एक आम वर्कर को भी पता है कि भाई ये वेस्ट मिनिमाइज हमने करना। तो ये उनकी सक्सेस की, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस बहुत बड़ी बात होती है कि जो वर्कर्स कर रहे होते हैं दे आर मोटिवेटेड एंड दे नो व्हाई वी आर डूइंग दिस। नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम, नॉलेज ऑफ बिजनेस process developed. अच्छा, knowledge management system क्या है? Knowledge set of business processes developed in an organization to create, store, transfer and apply knowledge. तो क्या करती है ऑर्गेनाइजेशन? ऐसे बिजनेस प्रोसेस बनाती है कि नॉलेज को स्टोर क्रिएट, पहले तो क्रिएट किया जाए, फिर स्टोर किया जाए, ट्रांसफर एंड अप्लाई नॉलेज करते हैं। ठीक है, जैसे पाकिस्तान टोबैको कंपनी में था, उन्होंने क्रिएट कैसे किया? वो टाइम टू टाइम जो इंजीनियर्स आते हैं डिफरेंट क्रॉस डिपार्टमेंट टीम्स को वो प्रोजेक्ट्स देते हैं कि करना है, इसकी एफिशिएंसी बढ़ानी है, तो इसको हम कैसे कर सकते हैं? तो वहां पे वो क्या करते हैं कि क्रॉस डिपार्टमेंटल प्रोजेक्ट्स होते हैं, और उसकी वजह से फिर उनके जो नॉलेज होता है वो इंप्रूव होता है कि भाई ये प्रॉब्लम थी, इसको ऐसे टैकल किया, ये प्रोडक्टिविटी हमारी इंप्रूव कर दी। फॉर एग्जांपल उनका एक प्रोजेक्ट था कि हमने जो डाउन टाइम ऑफ द मशीन्स है, जो एसएमडी प्लांट में मशीन है, उसको सिंगल डिजिट में लेकर आना है, मींस कि वो 0 to 9 मिनट्स के अंदर ही सॉल्व, उन्होंने उसको अचीव भी किया। फिर उसको स्टोर करते हैं, उनका अपना एसएपी उन्होंने जो ईआरपी सिस्टम है वो लिया हुआ है, और उस नॉलेज को वो स्टोर करके रखते हैं, और जो नए लोग आते हैं उनको अकॉर्डिंग जिस पर ट्रेनिंग दी जाती है, ट्रांसफर किया जाता है, और नॉलेज को अप्लाई भी करते हैं वो लोग। ठीक है, फिर नॉलेज मैनेजमेंट वैल्यू चेन आपकी बनती है, ये जो जिस तरह सप्लाई चेन होती है, इसी तरह नॉलेज मैनेजमेंट वैल्यू चेन भी बनती है, या आपके नॉलेज में आज इजाफा होगा। नॉलेज मैनेजमेंट वैल्यू चेन क्या होती है? इसकी डिफरेंट स्टेजेस हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको फाइनल इसकी स्टेज बता दूं ताकि आपको फिर आगे जाके समझने में आसानी हो। इसमें हम क्या करते हैं, आपको डेटा और इन्फॉर्मेशन एक्विजिशन हो जाती है, तो कंपनी उसको एक्वायर कर लेती है, नॉलेज को डिस्कवर करती है, डेटा माइनिंग, जेनेटिक एल्गोरिथम्स, सिंपल एक्सेल टूल डेटाबेसेस के जरिए नॉलेज को एक्वायर कर लेती है। फिर नॉलेज को एक्वायर के बाद प्रॉपर उसको स्टोरेज किया जाता है, डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम्स और नॉलेज डेटाबेसेस, एक्सपर्ट सिस्टम आपको ऑलरेडी पता है कि वो इफ एल्स पे या इफ देन स्टेटमेंट्स पे चलते हैं, कंडीशन बेस्ड होते हैं कि अगर ये सिचुएशन है, कंडीशन और टेक्सचुअल बेस है, तो इसका ये पहले ये चीजें हो गई हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा कि इनकी एसएमडी डिपार्टमेंट में एक मशीन थी जो सिगरेट मैन्युफैक्चर करती थी, तो मैं वहीं पे वर्किंग कर रहा था, तो वो क्या हुआ कि एकदम से मशीन खराब हो गई। अब उसमें एक HMI ह्यूमन मशीन इंटरफेस लगा हुआ था, वो मशीन ब्लिंक करने लगी, जैसे आपने देखा कि आजकल आता है कि लेटेस्ट गाड़ियों में, मर्सिडीज में, BMW में, ये पार्ट जो है इसमें प्रॉब्लम आ गई, तो वो ब्लिंक कर रहा। अब वो ब्लिंक कर रहा, वो वर्कर सिंपली गया, उसने उसको क्लिक किया, उसने वो क्लिक किया, तो फिर उसने एक्सपर्ट सिस्टम ने बता दी कि या ये खराब हो सकता है या ये खराब हो सकता है। फिर उसने फर्दर उसको क्लिक किया, चेक किया, तीसरी चीज पे क्लिक की तो मशीन ने बता दी ये खराब, तो उसने उसको एडजस्ट किया, फिर क्लिक किया, मशीन ऑटोमेटिकली खुद की असेंबल हो गई। पार्ट ये मेरे लिए बड़ी एक हैरानकुन बात थी, लेकिन ये था कि ऑब्वियसली ये लोग उस पर वर्किंग करें। लेकिन उन्होंने कहा कि ये ज्यादा हैरानगी की बात नहीं, क्योंकि ये फ्रेंच मशीन है, उस वक्त फ्रेंच और चाइनीज इंजीनियर्स वहाँ काम भी करते, और ये कहते हैं कि 90s की टेक्नोलॉजी है, अब तो टेक्नोलॉजी और इम्प्रूव कर दी, कहाँ से कहाँ चली गई है, अब तो रोबोट्स पे और AI पे बात चली गई है। सेकेंडली, स्टोर करने के बाद डिसिमिनेशन ऑफ द नॉलेज होता है, जो नॉलेज डिसिमिनेट होता है, जो वो प्रोजेक्ट करते थे वो उसको इंटरनेट पोर्टल्स के जरिए, पुश ईमेल रिपोर्ट्स के जरिए, इवन वीडियोस, पाकिस्तान टोबैको कंपनी में सैप का अंदर एक मॉड्यूल है जो कि आपको इंफॉर्मेशन भेजता है थ्रू ईमेल्स एक्टिवली, और आपने जो है वो ईमेल्स के जरिए और अपनी वीडियोस के जरिए शेयर करते थे, ये प्रोजेक्ट ये अचीव किया। बाकियों की मोटिवेशन भी हो जाती थी, उनके नॉलेज में भी इजाफा हो जाता था। वो फिर आखिर में अप्लाई कर देते हैं डिसीजन सपोर्ट सिस्टम्स के जरिए और एंटरप्राइज एप्लीकेशंस या ERP के जरिए। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेज आपका क्या होगा? एक्वायर, पहले नॉलेज हासिल किया, फिर उसको स्टोर किया, फिर उसको इंफॉर्मेशन को फैलाया, और उसके बाद जो है अप्लाई किया। फिर जब आप एक्वायर करने लगे हैं तो आप नॉलेज कल्चर क्रिएट करते हैं कि भाई नॉलेज को आप अप्रिशिएट करें कि भाई आपने ये चीज़ दी, आपका इनपुट क्या है। तो अपने इंजीनियर्स की सिर्फ इस किस्म की प्रमोशन नहीं होती कि बस उन्होंने टाइम गुजार लिया, इस वजह से भी होती कितने प्रोजेक्ट्स किए, क्या नॉलेज उन्होंने क्रिएट किया, और क्या उन्होंने कंपनी को किस लेवल पे लेकर गए। पर्सनल नेटवर्क्स आपके होते हैं एक्वायर करने के लिए, और ऑर्गेनाइजेशनल पर्सनल
प्रैक्टिसेस एंड रूटीन्स होती हैं। जब स्टोरेज पे आते हैं तो स्टोरेज के लिए ऑर्गेनाइजेशनल रूटीन्स एंड कल्चर होता है कि आप नॉलेज को स्टोर कैसे करते हैं, वो एसएपी के जरिए करते थे, और भी उनके फर्दर डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम था। उसके अलावा डिसिमिनेट कैसे करते हैं ये आपने देखी, इसके अंदर फिर डिसिमिनेशन की प्रॉपर ट्रेनिंग्स दी जाती हैं। इवन अपने इंजीनियर्स को श्रीलंका या सिंगापुर या डिफरेंट जगहों पर ट्रेनिंग के लिए भेजते हैं, और इनफॉर्मल नेटवर्क उनके होते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर उनके पास होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद वो उसको अप्लाई करते हैं कि न्यू आईटी बेस्ड बिजनेस प्रोसेसेस उनके होते हैं, और न्यू प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, न्यू मार्केट्स, नई चीज़ों को वो इंट्रोड्यूस करते हैं, नॉलेज की बेस पे इनोवेशंस लेकर आते हैं, नई मशीन्स लेकर आते हैं। इवन अगर आप देखें कि जो जो सिगरेट का इनका पैक होता है पाकिस्तान टोबैको कंपनी का, आई डोंट नो क्या उनका प्रोडक्ट है, डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, मेरे ख्याल में गुड लीफ उनका एक प्रोडक्ट है। उसमें अगर आप देखें तो एक बार कोड होता है, अगर आप उस बार कोड को कोई इशू है तो कंपनी को वापस भेजें, कंपनी उसको इवन ट्रैक करके ये भी बता सकती है कि ये कितनी किस डिस्ट्रीब्यूशन पे रहा, कहाँ से सप्लाई हुआ, अगर ये ओरिजिनल है कहाँ से सप्लाई हुआ, बैग में किस डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर पे रहा, फिर हमारे डिपोर्ट में कितना अर्सा पड़ा रहा, और ये किस एसएमडी प्लांट में, किस मशीन पे बना, कितने टाइम में ये बना, और किस डेट को ये बना, किस टाइम पे बना, किस ऑपरेटर ने इसको बनाया, कौन सी शिफ्ट उस पर लगी हुई थी, वो सारी इन्फॉर्मेशन वो बैक ट्रैक कर सकते हैं। तो ये क्या है, उन्होंने अप्लाई किया हुआ अपने नॉलेज को, और वो उसकी बेस पे जो है वो सक्सेस गेन कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं क्विकली फिर इस पे चला जाऊंगा कि भाई फर्स्ट स्टेज था, नॉलेज को उन्होंने एक्वायर किया, उसमें हमने बात कर ली कैसे उन्होंने किया। और जो मेन नॉलेज एक्विजिशन होती है, ट्रांजैक्शनल प्रोसेसिंग सिस्टम होता है, जो ऑपरेशनल 3 लेवल से, पहला कौन सा लेवल था हमने लास्ट लेक्चर में देखा, चैप्टर नंबर 2 में हमने ये देखा कि जो पिरामिड होता है उसमें 3 लेवल्स होते हैं। फर्स्ट होता है ऑपरेशनल लेवल, मिडिल मैनेजमेंट लेवल और टॉप मैनेजमेंट लेवल। जो ऑपरेशनल लेवल था, ऑपरेशनल लेवल पे हमारे पास क्या था, ऑपरेशनल लेवल पे हमारे पास जो ट्रांजैक्शनल प्रोसेसिंग, जो लाइव ट्रांजैक्शन हो रही होती है, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम, ये इनपुट देता है मिडिल मैनेजमेंट, और वो डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, या उसको एमआईएस भी कहते हैं। तो जो डिसीजन सपोर्ट सिस्टम होता है वो इनपुट देता है एग्जीक्यूटिव सपोर्ट सिस्टम होता है। एग्जीक्यूटिव सपोर्ट सिस्टम टॉप है, वो डिसीजन सपोर्ट सिस्टम से भी लेता है, और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से भी इंफॉर्मेशन ले रहा होता है, ठीक है। आगे जाते हैं तो हम नॉलेज को हमने स्टोरेज किया डेटाबेसेस में और डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम, एंड फिर वो आगे हमने सारी डिस्कशन की पाकिस्तान टोबैको कंपनी की, डिसिमिनेट कैसे किया, पोर्टल्स के जरिए, सर्च इंजन के जरिए। वो डिपेंड करता है कि आपने ओपन, अब जो नॉलेज की बात हो रही है, जो दुनिया में बात करें, वो ओपन सोर्स की बात करें। पीटीसी तो एक छोटी ऑर्गेनाइजेशन है, पाकिस्तान तक महदूद है, तो क्योंकि उन्होंने अपनी नॉलेज और एक्सपर्टी खुद डेवलप किया इन हाउस, और वो स्पेशलाइज्ड है, तो डोंट शेयर, दैट्स नॉट ओपन शेयर, दैट्स प्राइवेट। वो उनकी अपनी, वो उनकी एसेट है नॉलेज, वो उनका, उसके जरिए वो पैसा कमा रहे हैं। लेकिन अगर आप बड़े, अब दुनिया ओपन सोर्स पे जा रही, तो जो इन्फॉर्मेशन है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट है तो वो ओपन सोर्स पे चली गई, मतलब वो फ्रीली उनकी चीजें अवेलेबल है। ओडो जैसे था वो ओपन सोर्स है, उसका कोड अवेलेबल है। गूगल है तो वो एक ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है, गूगल की काफी चीजें वो ओपन सोर्स होती है, टेक्निक्स। इसी तरह काफी सोशल मीडिया की चीजें जो वो ओपन सोर्स है, ठीक है। आपके पास वो कोडिंग और चीजें अवेलेबल है, बल्कि आप जाते हैं और उसको इम्प्रूव कर जाते हैं। मैं एक एग्जाम्पल देख रहा था जब मैं अपनी रिसर्च करना चाहता था उसके हवाले से डेटा साइंस में, तो जैसे पाकिस्तान में है हलाल फूड अथॉरिटी और डिफरेंट फूड अथॉरिटी, जिनका काम होता है कि डिफरेंट जगहों पे जाएं और इंस्पेक्ट करें कि जो फूड है इसकी क्वालिटी ठीक है कि नहीं। इस तरह शिकागो में जो फूड के इंस्पेक्टर्स और फूड डिपार्टमेंट्स, उन्होंने अपना पूरा नॉलेज ऑनलाइन किया हुआ है। एक अमेरिका की एक पोर्टल है, अमेरिका की वेब है गवर्नमेंट की, जिसमें उनकी हर डिपार्टमेंट का नॉलेज अवेलेबल है, इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। तो उन्होंने पूरे कोड्स दिए हुए थे कि ये कोड्स है, इसके जरिए हम इस एल्गोरिथम्स के जरिए हम मॉनिटर करते हैं, विजिट्स करते हैं डिफरेंट चीजों को। तो उनके एक इंडियन था, माइग्रेंट था, उसने उस कोड को लिया और उसने बूस्ट किया, इम्प्रूव किया, मेरे ख्याल में एक्स बूस्ट के नाम से या जी बूस्ट के नाम से एल्गोरिथम है, फर्दर इम्प्रूव किया कि भाई अगर आप ये करें तो आपका रिजल्ट और बेहतर हासिल होंगे। तो वो शिकागो की काउंटी ने उसको अप्रिशिएट भी किया, जो भी उन्होंने उसके लिए अप्रिसिएशन दी होगी। लेकिन देखें ओपन सोर्स का कितना फायदा हो कि जो कम्युनिटी थी पाकिस्तान में, क्या सारे बैठे में टॉक शोज में, भाई ये इसको ये चाहिए, इसको ये चाहिए, लेकिन कोलैबोरेट कोई नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि ओपन सोर्स नहीं, इन्फॉर्मेशन नहीं, नॉलेज नहीं, कोई इसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट न कर सक रहा है, ना करना चाहता है, ठीक है, हर कोई गपशप लगा रहा है। तो ये अप्रोच में फर्क है। तो इसलिए वो जो कंपनीज है, वो जो और जो डेवलप्ड वर्ल्ड है, वो ऊपर से ऊपर जा रहा है, क्योंकि लोग इकोनॉमीज में और हर चीज में सोचते हैं कि हम अपनी कंट्री के लिए कैसे वो करें, टैक्स में कैसे करें, और हर चीज को कैसे इम्प्रूव करें। और जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज है वो सिर्फ ब्लेम गेम करते रहते हैं, जैसे आपको कोई बिगड़ा हुआ बच्चा हो गया, भाई दाप पकार दो, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, करने को कुछ भी नहीं करते। नॉलेज को अप्लाई करके मार्केट में आगे आप वो कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद नॉलेज मैनेजमेंट में हमारा हुआ, और आप ये देखिए कि भाई डिसीजन सपोर्ट सिस्टम्स को आप अप्लाई करके फीडबैक लेते हैं क्विकली, तो फीडबैक के जरिए आपकी लर्निंग होती रहती है। जैसे आपको असाइनमेंट्स में या प्रोजेक्ट्स में फीडबैक आता है, आप उसमें अगर फीडबैक को एक्टिवली देखें, अपनी
गलतियों से सीखें तो आप उसको इम्प्रूव कर देंगे। यही फीडबैक के जरिए कंपनीज आगे बढ़ती है। इसके बाद हम शुरू करेंगे ऑर्गेनाइजेशन रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो ये नेक्स्ट पार्ट में इंशाल्लाह शुरू करेंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में, इसके पार्ट 2 में आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।